This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet which available for public. तीन मई 2013 को सुबह सुबह का अखबार आता है और अखबार के पहले पन्ने पर एक खबर आती है। ये खबर पूरे देश को झकझोर कर रख देती है। एक 23 साल की लड़की जो आंखों में सपने लेकर अपने घर से एक सफ़र पर निकलती है, लेकिन बीच में उसके साथ एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना हो जाती है और ये सफ़र उसकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र बन जाती है और उसके सारे सपनों को चकनाचूर करके रख देती है। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। मेरा वादा है आपसे इस कहानी के सुनने के बाद कुछ वक्त के लिए आप भी भावुक ज़रूर हो जाएंगे। ये कहानी है दिल्ली में रहने वाली एक 23 साल की लड़की प्रीति राठी, जो पढ़ने में बेहद होशियार और मेहनती लड़की, और इसी मेहनत के दम पर प्रीति एयरफोर्स की एक एग्ज़ाम को क्लियर करती है और आखिरी में मुंबई के एयरपोर्ट के हॉस्पिटल में बतौर नर्स के लिए प्रीति की नौकरी भी लग जाती है। इस खबर को जानने के बाद प्रीति की खुशियों का ठिकाना नहीं था। परिवार के भी सभी लोग बेहद ही खुश थे। कुछ दिन में ज्वाइनिंग लेटर आता है, उसमें 13 मई को प्रीति को ज्वाइन करने को कहा जाता है। बस फिर क्या था, प्रीति लग जाती है पूरी तैयारियों में और निकल पड़ती है अपनी ड्रीम जॉब करने के लिए मुंबई। यह कहानी की शुरुआत होती है 1 मई 2013। दिन के करीब 3:40 का वक्त हो रहा था और दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर ट्रेन दिल्ली मुंबई गरीब रथ एक्सप्रेस अपने सफ़र के लिए तैयार होती है। इस ट्रेन में सैकड़ों लोगों की भीड़ होती है और इस भीड़ में इसी ट्रेन से प्रीति राठी, उसके पिता और उसकी आंटी भी मुंबई के लिए रवाना होते हैं। यह सफ़र करीब 1200 किलोमीटर का था और इसी बीच प्रीति और उसके पापा इतना ज़्यादा खुश थे कि उसका कोई जवाब नहीं। और खुश भी क्यों ना हो, कई साल की कड़ी मेहनत के बाद प्रीति ने नौकरी पाई थी और वह भी सरकारी नौकरी। जिस ट्रेन में प्रीति मुंबई के लिए जा रही थी, उसी ट्रेन में एक नौजवान लड़का अपने चेहरे पर सफ़ेद कपड़ा बांधकर बैठा होता है। उस लड़के की नज़रें लगातार प्रीति के ऊपर थी। वह दिल्ली से ही प्रीति को फॉलो करते हुए आ रहा था और अपनी वारदात को अंजाम देने के लिए इंतज़ार कर रहा था। प्रीति और उसके पापा को इस बात की कोई खबर नहीं थी, क्योंकि वो लड़का अपने आप को छुपाते हुए एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में भटक रहा था। प्रीति एक दो बार बाथरूम के लिए भी उठती है, लेकिन वह लड़का कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि वॉशरूम के आसपास भी लोगों की काफ़ी भीड़ होती है और वो लड़का सोचता है कि अगर मैंने यहाँ पर कुछ किया तो लोग मुझे पकड़ लेंगे। इसलिए वो लड़का मुंबई पहुँचने तक प्रीति का इंतज़ार करता है और अगले दिन 2 मई को 7:55 पर प्रीति का इंतज़ार और सफ़र दोनों ख़त्म होते हैं और वह पहुँच जाती है मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर। 16 घंटे चले इस सफ़र के बाद वो शख्स अभी भी प्रीति पर नज़र बनाए हुए था, लेकिन प्रीति, उसके पापा और आंटी इस बात से बिल्कुल बेखबर और अनजान थे कि उनका कोई दिल्ली से पीछा करते हुए मुंबई तक पहुंच चुका है। मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद प्रीति, उसके पापा और आंटी तीनों ट्रेन से नीचे उतरते हैं और प्लेटफॉर्म से बाहर निकलने के लिए आगे की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि मुंबई का बांद्रा रेलवे स्टेशन काफ़ी बड़ा स्टेशन है और इसीलिए वहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ होती है। और इसी बीच प्लेटफॉर्म पर प्रीति के पापा और आंटी आगे आगे और प्रीति उनके ठीक पीछे करीब 1 मीटर की दूरी पर चल रही होती है। तभी वह लड़का जो ट्रेन में प्रीति का दिल्ली से पीछा करता हुआ आ रहा था, वह ठीक प्रीति के पीछे पीछे चलने लगता है और अचानक से अपना बायां हाथ प्रीति के कंधे पर रखता है। जाहिर सी बात है, प्रीति मुड़कर देखने लगती है कि उसके कंधे पर हाथ किसने रखा। उतने में ही वह लड़का अपने दाएं हाथ से पकड़े हुए एक डिब्बे से प्रीति के चेहरे पर कुछ छिड़कता है और छिड़कते ही वहां से भाग निकलता है। कुछ ही सेकंड में प्रीति के पूरे चेहरे पर, पूरे बदन में बहुत ही तेज जलन होने लगती है और इसी दौरान उस चीज़ की छींटें प्रीति के पापा और आंटी और बगल में चल रहे 2 अनजान पैसेंजर पर भी पड़ती है। प्रीति जोर जोर से चीखने लगती है। उसकी दोनों आंखें बंद थीं और उसे अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसके पूरे जिस्म से धुआं निकल रहा था और चमड़ी जल रही थी। ये देखकर स्टेशन पर अफरा तफरी मच जाती है, क्योंकि वहाँ का मंजर ही कुछ ऐसा था। लेकिन प्रीति के पापा और बाकी लोग मिलकर प्रीति को पास के ही हॉस्पिटल में ले जाते हैं
वहाँ के डॉक्टर मौजूदा स्थिति को देखते हैं और पता चलता है कि प्रीति की एक आंख जलकर पूरी तरह खराब हो चुकी है और दूसरी आंख पर भी गहरा जख्म है। उसकी जुबान भी काम नहीं कर रही थी, इसलिए प्रीति कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। उसके पूरे शरीर का काफ़ी हिस्सा जल चुका था और उस पर जो चीज़ डाली गई थी वो और कुछ नहीं था बल्कि तेजाब था। डॉक्टर भी ये देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से प्रीति का चेहरा एसिड अटैक से ख़राब हो चुका था, इससे पहले वहाँ पर मौजूद किसी ने भी ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। यहाँ तक कि उसके माँ बाप भी उसका चेहरा देखकर डर गए थे। इधर प्रीति जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही थी। उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन उसका जवाब किसी के पास नहीं था और उसे कुछ मिल रहा था तो वह सिर्फ तसल्ली कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके साथ कुछ और ही हो चुका था। इधर मुंबई पुलिस जांच में लग जाती है कि दिल्ली से नौकरी के लिए मुंबई में आए एक अनजान लड़की पर किसी ने इतना बड़ा एसिड अटैक क्यों किया। लेकिन तमाम जांच के बाद भी उनके हाथ सिर्फ निराशा के अलावा कुछ नहीं लगता। हॉस्पिटल में प्रीति की हालत लगातार ख़राब होती जा रही थी। बेहतर इलाज के लिए उन्हें मुंबई के अलग अलग अस्पतालों में दिखाया जा रहा था, लेकिन फिर भी उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। इधर प्रीति का हॉस्पिटल में जब इलाज चल रहा था तो इलाज के दौरान प्रीति बोल तो नहीं सकती थी, इसलिए वो अपने पापा से पेन और कागज़ मांगती है और वो कागज़ पे कुछ लिखती है। और दोस्तों, प्रीति जो कुछ भी उस कागज़ में लिखती है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वह सब सुनकर आपका दिल भी ज़रूर रो उठेगा। प्रीति लिखती है कि मैं ट्रेन से जैसे उतरी, कुछ देर बाद मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा और मेरे ऊपर अचानक किसी ने कुछ फेंका। मुझे नहीं पता कौन था और कैसा दिखता था। इसके बाद मेरे चेहरे पर बहुत ही तेज जलन हो रही थी। मैंने तो किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आज 13 तारीख है और आज मैं अपनी जॉब ज्वाइन कर लेती। मैंने अपनी नौकरी के लिए बहुत मेहनत की थी और अब तो शायद मेरी नौकरी भी मेरे हाथों से चली गई। इधर डॉक्टर भी मुझे कुछ बता नहीं रहे हैं कि मैं कब तक ठीक हो जाऊंगी। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं कब छुट्टी होगी और मैं घर कब वापस जाऊंगी। अब तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि मेरा आई ट्रांसप्लांट करना होगा और जब तक मैं चेहरे से पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, मेरा आई ट्रांसफ़र करना भी पॉसिबल नहीं है। पापा, मुझे निक्की और तन्नू की भी पूरी सिक्योरिटी करवानी है। मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो उनके साथ भी हो। तो दोस्तों, प्रीति खुद भी समझने लगी थी कि शायद वो अब ठीक नहीं होने वाली। 22 मई को डॉक्टर बताते हैं कि प्रीति के दोनों फेफड़े लगभग खराब हो चुके हैं और 31 मई को प्रीति की एक किडनी भी काम करना बंद कर देती है और आखिर में 1 जून को 1 महीने के बाद प्रीति की मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से उसकी मौत हो जाती है। वही प्रीति जो कई सारे ख्वाब देखते हुए मुंबई आई थी, लेकिन उसे अपने शहर दिल्ली जाना पड़ता है, वो भी ताबूत में बंद होकर। प्रीति की मौत के बाद भी पुलिस उसके साथ इतना बड़ा कुकर्म करने वाले का पता नहीं लगा पाई थी। इस बीच इस केस में 3 नाम निकलकर सामने आते हैं, पवन, सत्यम और अंकुर पवार। ये तीनों प्रीति के परिवार और पुलिस की नज़रों में शक के घेरे में आ रहे थे, क्योंकि यह तीनों ही प्रीति के दोस्त थे। इसलिए इनमें से पवन नाम के लड़के पर प्रीति के पापा और पुलिस को ज़्यादा शक जा रहा था। इसलिए पुलिस पवन से पूछताछ करती है, लेकिन पवन के खिलाफ कोई ठोस सबूत पुलिस के हाथ नहीं लगते। इसलिए कुछ दिन की पूछताछ के बाद पवन को इस केस से पूरी तरह से बाहर कर दिया जाता है। इस दौरान जगह जगह पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए जाते हैं और प्रदर्शन भी किए जाते हैं, जिससे कि प्रशासन पर भी दबाव पड़ने लगता है और पूरे देश को प्रीति पर एसिड अटैक करने वाले दोषी को जल्दी पकड़े जाने का इंतज़ार था। करीब 2 महीने यूं ही बीत जाते हैं। प्रीति के पिता 5 अगस्त को मुंबई हाईकोर्ट तक जाते हैं और प्रीति केस में सीबीआई जांच की मांग करते हैं और इसके बाद सीबीआई अपनी जांच शुरू करती है। सीबीआई भी कुछ दिनों तक बांद्रा रेलवे स्टेशन पर लगे सभी सीसीटीवी कैमरा को खंगालती रहती है और काफ़ी मशक्क़त के बाद सीबीआई को एक सीसीटीवी क्लिप हाथ लगती है और जिस वक्त प्रीति के साथ ये हादसा हुआ था उसी वक्त एक नौजवान लड़का प्लेटफॉर्म पर घबराते हुए भाग रहा था। वैसे तो प्लेटफॉर्म पर कई लोग दौड़ भाग करते रहते हैं, लेकिन उस दिन उस लड़के के चेहरे पर नकाब था
और वो ऐसे भाग रहा था जैसे उसे कोई देख ना ले या फिर पकड़ ना ले। बस फिर क्या था, 15 जनवरी 2014 को हादसे के करीब 8 महीने के बाद सीबीआई और मुंबई पुलिस की टीम मिलकर वापस से जांच करने के लिए दिल्ली में स्थित प्रीति के घर नरेला जाती है और प्रीति के घर के पास में ही एक पड़ोसी के घर जाकर एक 23 साल के लड़के अंकुर पवार को उठाती है और पुलिस अंकुर पवार से पूछताछ शुरू करती है और तब जाकर पूरी सच्चाई सबके सामने आती है। यह मामला क्या था और इस पूरी घटना को अंजाम कैसे और क्यों दिया गया। दरअसल अंकुर पवार प्रीति का दोस्त और पड़ोसी था और यह दोनों काफ़ी टाइम तक साथ में पढ़ते रहते हैं। प्रीति हमेशा से पढ़ाई में तेज और होशियार थी, वहीं दूसरी ओर अंकुर हमेशा प्रीति से पढ़ने के मामले में पीछे रह जाता था। जब भी प्रीति अंकुर से ज़्यादा मार्क्स लाती थी तो अंकुर के घर वाले प्रीति का एग्जाम्पल देकर उसको हमेशा डांटते और चिल्लाते रहते थे। यूँ तो अंकुर भी काफ़ी मेहनत करता था, लेकिन फिर भी वो हर काम में प्रीति से पीछे रह जाता था और हर बार उसको अपने घर से ताने मिलते रहते थे। लगातार ताने सुनते सुनते अंकुर के मन में प्रीति के लिए नफरत और जलन पैदा होने लगती है और साथ ही साथ कुछ दिन के बाद प्रीति की नौकरी भी लग जाती है और अंकुर अब भी अपने दम पर कुछ नहीं कर पाया था और पूरी तरह से बेरोजगार था। प्रीति की नौकरी लगते ही फिर से अंकुर के घर वाले उसे ताने देना शुरू करते हैं, लेकिन अब अंकुर प्रीति और घर में उसके नाम से इतना परेशान हो चुका था कि वो अब कैसे भी करके प्रीति को नीचा दिखाना चाहता था और सोचता था कि क्यों नहीं मैं प्रीति के चेहरे को ही हमेशा के लिए बिगाड़ दूं ताकि उसकी जॉब भी चली जाए और उसके बाद कोई उसके चेहरे को देखना तक भी पसंद न करे। बस फिर क्या था, अंकुर को पता चलता है कि 1 मई को प्रीति ट्रेन से मुंबई जाने वाली है, इसीलिए एक दिन पहले ही एक तेजाब की बोतल लेकर उसे एक च्यवनप्राश की बोतल में भर लेता है और अपने घर पर बताता है कि मैं कल उत्तराखंड में इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूं और अंकुर खुद भी उस ट्रेन में जिस ट्रेन में प्रीति बैठी थी मुंबई जाने के लिए तैयार हो जाता है। इस दौरान अंकुर मुंबई के लिए कोई टिकट नहीं लेता ताकि किसी को कुछ पता भी ना चले और किसी तरह खुद को छुपाते हुए अंकुर मुंबई तक पहुंचता है और जैसे ही उसे मौका मिलता है वह अपना हाथ प्रीति के कंधे पर रखता है और प्रीति जैसे ही पलटती है उसके चेहरे पर पूरी की पूरी तेजाब की बोतल डालकर वहां से भाग जाता है और एक मासूम सी लड़की जिसकी कोई भी गलती नहीं थी थोड़ी ही देर में पूरी ज़िंदगी को तबाह करके रख देता है। तो दोस्तों, प्रीति तो अपनी ज़िंदगी की जंग हार चुकी थी, लेकिन उसका कातिल सबके सामने आ चुका था। इस सब के दौरान पुलिस भी अंकुर के खिलाफ काफ़ी सारे सबूत इकट्ठा कर चुकी थी, जैसा कि वो सीसीटीवी फुटेज, उसके अलावा एक और 2 मई के दिन अंकुर के फ़ोन की लोकेशन और उसके बाद समीर और सलमान के बयान जिन पर भी एसिड अटैक के दौरान तेजाब के कुछ छींटे पड़े। अंकुर का हाथ भी अटैक के दौरान जख्मी हुआ था और भी अलग अलग सबूत होते हैं जो कि अंकुर को अदालत तक ले जाकर उसे सज़ा दिलाने के लिए काफ़ी थे। इसके बाद मुंबई के ही स्पेशल वीमेंस कोर्ट में इस केस की करीब 3 साल तक सुनवाई चलती रहती है और 2016 में कोर्ट अपना फैसला सुनाती है और प्रीति राठी केस में दोषी पाए गए अंकुर पवार को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। कोर्ट का यह फैसला इतना बड़ा फैसला था कि भारत में पहली बार किसी एसिड अटैक के मामले में फांसी की सज़ा दी गई थी। साथ ही साथ फैसला सुनाते वक्त जज एक स्टेटमेंट लिखते हैं और उस स्टेटमेंट में कुछ ऐसा लिखा था जिसे सुनते ही किसी भी की आंखों से आंसू निकल जाए। उसकी कुछ लाइन मैं आपको सुनाना चाहता हूँ जो प्रीति के साथ हुए इतने बड़े हैवानियत की कहानी को वाकई में बयां करती है। जज लिखते हैं कि प्रीति अगर 30 दिन तक जिंदा रह सकी इसलिए कि उसे पता ही नहीं था कि वो कैसी दिख रही है, क्योंकि अगर उसको आंखों से दिखाई देता और वो खुद को आईने के सामने देखती तो शायद वह इतने दिन तक जिंदा नहीं रहती। साथ ही साथ जज ने यह भी कहा कि उनकी नज़र में एसिड अटैक रेप से भी बड़ा क्राइम है, क्योंकि अगर किसी रेप विक्टिम की बेहतर देखभाल और हौसला दिया जाए तो शायद वह इस दुनिया में वापस अपने आप को जीने के लिए काबिल बना सकती है।
लेकिन जिसे देखकर उनके खुद के माँ बाप तक डर जाएं, उसके लिए दुनिया में अपने आप को जिंदा रख पाना काफ़ी मुश्किल होता है। साथ ही साथ जज अपना फैसला सुनाते वक्त यह भी कहते हैं कि अगर इस केस में गुनहगार को मौत की सज़ा नहीं दी गई तो शायद प्रीति राठी जैसी विक्टिम के लिए इंसाफ नहीं होगा, और इस तरह अंकुर को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब ये केस हाईकोर्ट में जाता है तो अंकुर की मौत की सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी कहानी। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आगे और भी ऐसी स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल रियल क्राइम स्टोरी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलूँगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए